बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मेहमानों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं कुछ और खबरों पर। आज की चर्चा और पीछे की कहानी आपको बताते हैं। यूपी में बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त। यूपी में पोस्टर वॉर एक नई शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में या कह लीजिए होर्डिंग में बड़े अक्षरों में लिखा है 2027 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ये बटेंगे तो कटेंगे दूसरे वालों का नारा इन्होंने भी लगा लिया। अब ये माना जा रहा है कि विपक्षी दलों को समाजवादी पार्टी का एक डायरेक्ट मैसेज है। इससे पहले 2024 के इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से होर्डिंग्स लगाए गए थे जिसमें इंडिया का पीडीए ये नारा दिया गया था। ये देखिए 9 का संदेश 27 का, 9 मतलब वो उपचुनाव वाली, 9 का संदेश 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। और दूसरे नारे में रखा है कि बटेंगे ना बटेंगे ना कटेंगे। सर ये नारा तो पॉपुलर हो गया, दोनों ही लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। देखिए जो पहले मारता है क्रेडिट उसी को जाता है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ उसको जिक्र किया तो ओरिजिनल तो योगी आदित्यनाथ का है। उसको आप किस तरीके से जोड़ रहे हो। और मुझे लग रहा है अखिलेश यादव इसे अगर सिर्फ वहीं तक रखते कि 27 का सत्ताधीश तो वो ज्यादा अच्छा लगता। नीचे आप कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे, पीडीए साथ रहेंगे, ये डर बता रहा है आपका। उस नारे के अंदर आपका डर दिख रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उस नारे को इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी इसे एक राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाह रही है। आपके पीडीए को तोड़कर अपने हिंदुत्व के वोट पर लड़ना चाह रही है। आप ये क्यों बता रहे हो कि उस नारे से आप डर रहे हो। आपसे इतना अगर लिख देते कि 27 का सत्ताधीश, उस संगठन स्तर पर आप इस बात का मैसेज देने की कोशिश करते कि पीडीए को एक रहना है। अब ये बता रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो पोस्टर लगाया है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, ये बता रहा है कि डर अखिलेश यादव को लग गया है कि जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जिस तरीके से संघ ने उसे आगे बढ़ाया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इसे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां चुनाव होने वाले, जहां संगठन की बैठक हो रही है, इसको लेकर जा रही है और पूरे देश में इसका एक मोमेंटम बनाने की तैयारी कर रही है। यह डर अखिलेश यादव को हो गया है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कहने का जो तरीका है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से कहते हैं कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होने बाकी है। महाराष्ट्र में इसका असर दिखेगा जब प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। तो अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो नारा है कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, इसकी असली परीक्षा तो अभी महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में हो जाएगी। वो एक सेमीफाइनल रहेगा और इसका फाइनल 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाला है। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने पहले किसी दिन पत्रकारों से बात करते हुए कहा भी था कि अच्छा वो कह रहे हैं ना बटेंगे ना कटेंगे, हम भी बटेंगे तो कटेंगे, तो कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं कि हम नहीं बटेंगे, हमारा नहीं। और उसके बाद तो जोड़ा ना, शिवराज जी ने जोड़ा कि हम तो पीटेंगे। अब बात नहीं, लेकिन ये बीजेपी की कामयाबी की तरफ देखता हूं मैं इसको, कि बीजेपी ने जो नारा दिया बटेंगे ना कटेंगे, तो योगी जी का जो नारा है उसकी एक सफलता के तौर पर भी देखना चाहिए कि आपको उसका डिफेंस में आना पड़ा है, खड़ा होना पड़ा है। हालांकि ये है कि यदि योगी जी ने जो बात कही उसको ज़्यादा सीरियसली दूसरी पार्टी ने, पीडीए या इंडिया ब्लॉक ने ले लिया, जैसे अभी महाराष्ट्र के चुनाव में भी हो रहे, तो उसका नुकसान भी हो सकता है यदि लेकिन एक कामयाबी है कि पार्टी के इस नारे को दूसरे लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका कोई बड़ा नुकसान तो उनको पॉलिटिकल नहीं हो सकता। इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। अब इसका फायदा कितना होगा नहीं होगा ये तो अलग मुद्दा होगा कि बटेंगे कटेंगे पर कितना मुद्दा होता है, क्या वो पोलराइज होता है या नहीं होता है, वो अलग इशू है। लेकिन फिर भी योगी जी के लिए तो ये कामयाबी की बात है कि अखिलेश जी उसके डिफेंस में, जाहिर है अगर आपका विरोधी आपके नारे को यूज कर रहा है, ठीक है। नहीं, और अच्छा है कि अब कम से कम कम्युनल नहीं रह गया। योगी जी ने जब कहा था सब उनको कहते थे कम्युनल नारा है, अब अखिलेश यादव उसी को कॉपी कर रहे हैं। तो जो योगी जी ने कह दिया, अखिलेश यादव ने कहा बहुत खराब नारा, इतिहास का सबसे लेकिन बोला उन्होंने भी यही कि उनका बयान था कि हम भी न बटेंगे न कटेंगे, हमारा भी पीडीए एक रहेगा। तो वो पीडीए भर एक कर रहे हैं, छोटा एक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बटेंगे न कटेंगे। देश के संदर्भ में, हिंदू के संदर्भ में वो ज्यादा बड़ा एक तरह से कहें वृहद नारा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए, उसकी भी तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। आज वो हर बार दीपोत्सव के वक्त अयोध्या में ही होते हैं। अभी खबर आई है कि वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और आज की हम लोगों ने चर्चा की थी, अयोध्या की दिवाली जो है वो बड़ी ही विशेष होने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, अब से थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर उनका लैंड कर चुका है। तो आज देखिए कितने दियों का रिकॉर्ड बनता है, ये आज पता चलेगा। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या पहुंचने की तस्वीर। चलिए आगे अगली खबर पर पढ़ते हैं। एक खबर, जैसे मैंने आपको बताया, आयुष्मान भारत योजना जो है जिसमें 5 लाख का बीमा मुफ्त मिलता है,
अभी तक उसके पात्र हुआ करते थे, एक सीमित आय वाले लोग उनको लाभ मिलता था, लेकिन 70 वर्ष के ऊपर हर व्यक्ति को वो लाभ मिलेगा। इसकी घोषणा 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो वादा पूरा कर दिया। कल ये लॉन्च कर दी गई योजना। इसके लिए आपको इंटरनेट पर जाकर, वेबसाइट पर या एक ऐप है उस पर जाकर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देश में कई हजारों अस्पताल हैं जो उसके साथ जोड़ दिए गए हैं योजना के साथ, वहां पर जरूरत पड़ने पर आप इलाज करा सकते हैं। 70 वर्ष के ऊपर इनकम का कोई अब वो नहीं रह गया क्राइटेरिया, जो भी हो, और उसके पास एग्जिस्टिंग चाहे जितनी योजनाओं का लाभ वो ले रहा हो, वो जाकर के वो अवेलेबल है, इसका लाभ वो ले सकता है। मोदी जी ने कहा, लेकिन मैं दिल्ली वालों से और बंगाल में रहने वालों से माफी मांगता हूं, आपके यहां पर योजना लागू नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। केजरीवाल जी का जवाब आ गया कि हम दिल्ली में इससे बेहतर सुविधाएं देते हैं, आपकी योजना का हम इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें घोटाला होता है, इसमें बहुत हेर फेर है इस योजना के अंदर। सुना दें मोदी जी को और केजरीवाल जी को। मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। आयुष्मान योजना, मैं नहीं कह रहा, सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है, वो योजना ये है कि आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी, ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है। दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। अच्छा, देखिए, दोनों तरफ की बात आपने सुन ली। जाहिर है दिल्ली और बंगाल में ये स्कीम लागू नहीं होती, ये साफ है। अब जैसा उन्होंने कहा कि भाई ये तो घोटाला है, सीएजी ने बताया इसमें फर्जी लोग ऐड करके वो लोग लाभ ले रहे हैं इस 5 लाख रुपए का, अस्पताल वालों के साथ नेक्सस बना हुआ है। ऐसा नहीं, ये एक बात सामने आई थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2-3 आर्गूमेंट इसके खिलाफ दिए जाते हैं। केजरीवाल जी दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं, पंजाब में ये स्कीम लागू है, आप ही की पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जी को क्यों नहीं दिखता कि यहां पर घोटाला है इसमें? और दूसरे लोग ये कहते हैं आपके पास अगर स्कीम है भी तो एक एडेड सेवा सुविधा मिलने जा रही है किसी को, ये भी दे दो। नहीं तो एक्साइज पॉलिसी का घोटाला तो सीएजी ने लिखा नहीं था ना, जिसमें सब लोग अंदर गए हुए थे। सवाल ये है, और इस दिल्ली में अनेक नागरिक संस्थाओं ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दिया है, धरना प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, अभी भी कर रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों के लेकर भी भ्रष्टाचार की अलग अलग शिकायतें हैं और वो चल रही है लड़ाई। ऐसा नहीं है, उसमें भी जांच हो रहे हैं, उसमें भी इन्वेस्टिंग एजेंसियां कर रही हैं। इस कुतर का कोई उत्तर है? ये लागू क्यों, अच्छा सुनिए, लागू क्यों नहीं किया है? इसका क्या वो ऐसा है कि ये दिखाने के लिए ना, और क्या होता है, एक अहमन्यता है कि हम आपसे बेहतर चीजें दे रहे हैं। मोदी जी ने थोड़े कहा था कि सरकारी हॉस्पिटल में सामान्य इलाज नहीं कराया, आयुष्मान कार्ड के लोग सामान्य इलाज नहीं कराएं। लेकिन जब आपके सामने कठिनाई आती है, बड़ी बीमारी हो गई, बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो खर्च आम लोगों के लिए उठाना कठिन होता है। वैसे समय अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, और इंश्योरेंस का भी सबके लिए इंस्टॉलमेंट देना कठिन होता है आज के समय में, चूंकि इलाज महंगे हो चुके हैं एलोपैथी में, तो वो आपके पास ये टेंशन नहीं रहे,
क्योंकि आपको अनेक सर्वे है बता रहे हो, एनएसएस की सर्वे है, दूसरे सर्वे बता रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ बिहार में कि दहेज और स्वास्थ्य खर्चा वहां की गरीबी का एक बड़ा कारण एक समय बताया गया था, स्वास्थ्य पर खर्चा। तो ये उसको देखते हुए एक अच्छी इसका लाभ मिलता है लोगों को ग्राउंड पर, खूब मिलता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में, एम्स तक में चले जाइए, एम्स में भी बहुत सारे इलाज जो महंगे हैं उसके पैसे मान लीजिए देने पड़ते थे कि ये आपको ये देना पड़ेगा। सभी अस्पतालों में मिलते हैं, प्राइवेट में भी चलती है, बिल्कुल आयुष्मान कार्ड चलती है। और वो होता है कि हमारा देश है, थोड़ा व्यवस्था को स्वीकारने में नहीं सर, डॉक्टर कहेंगे कि वो मैं कह रहा हूं मैं हर चीज फ्री दे रहा हूं। नहीं, उसमें एक समस्या है। देखिए, जैसे आप आयुष्मान कार्ड लेके जाएंगे ना, तुरंत ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसमें यह है कि आप ऑपरेशन करने के बाद आपका बिल जाता है, उसके बाद आपका पेमेंट आता है। तो वो एक उसमें समस्या रही है, जिसके समाधान की कोशिश हो रही है बेबारी, क्योंकि हमको कराना पड़ता है। लोग आते हैं तो जो भी अपनी सीमाएं होती है, लोगों को लेके जाता हूं, तो जो बाधाएं आई हैं उस बाधाओं को मालूम है, लेकिन बाधाओं को दूर करना और उन बाधाओं को करके हम स्वीकार, एक तो एक अमान्यता है ना दिल्ली के लोगों को। मैं समझता हूं दिल्ली का कौन अस्पताल है, मैं पूछता हूं दिल्ली का कौन अस्पताल है जो अगर स्टैंड बड़े कैंसर है, 3rd स्टेज 4th स्टेज का है, तो उसके लिए मुफ्त में कर देगा। कह रहे 50 लाख राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में 10 लाख रुपया लगता है। सर सुनिए, मेरा अनुभव है। सर लंबा हो जाएगा ना, लेकिन स्कीम लागू क्यों नहीं करना भाई? दे दो, ये भी फायदा दे दो, किसी को जरूरत पड़ेगी इससे इलाज करा लेगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, दो बातें हैं इसमें, केवल राजनीतिक कारण है इसका, कोई और बड़ा कारण नहीं। सामने वाले को क्रेडिट सामने वाले को क्रेडिट ना मिले। लेकिन ये भी बात ठीक है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, दिल्ली वालों के लिए ठीक स्कीम है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप इलाज करवा सकते हो, सरकारी हॉस्पिटल। परखी हुई बात है, परखी मतलब जो योजना जानकारी में है, प्राइवेट में भी दिल्ली सरकार। लेकिन आयुष्मान योजना में एक फायदा एक नुकसान। आयुष्मान योजना का फायदा यह है कि यदि आपके पास दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम का कार्ड भी है, तब भी आप उसको यूज कर सकते हो आयुष्मान योजना को। तो फिर इसमें दिल्ली सरकार आयुष्मान कार्ड को देश में कहीं भी यूज किया जा सकता है, देश में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक बड़ा फायदा वो भी है। दूसरी जो दिक्कत वो यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आयुष्मान योजना को अभी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वो एक हिचकिचाहट होती है प्राइवेट सेक्टर में कि भाई यदि सरकारी मामला है, आयुष्मान कार्ड यदि आपके पास होगा तो उससे दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम को यूज करने में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो उनकी पॉलिटिक्स है, यदि वहां पर कार्ड ममता जी ने भी नहीं किया। ममता जी का भी वही है, वो कहते हैं 25 लाख रुपए का इलाज हम लोग करते हैं। भगवंत मान ने क्यों लागू कर रखा है? वहां पर वो स्कीम नहीं चल रही ना, जो दिल्ली की हेल्थ स्कीम है वो पंजाब में नहीं चल रही है, तो इसलिए वहां पर वो चला रहे हैं। उसको फर्क समझिए ना भाई, जिस तरह से वो बात करते हैं जीएसटी को लेकर और पैसे को लेकर, जो दिल्ली की सारी मुफ्त स्कीमें वो पंजाब में नहीं चल रही। और जब बार बार ये बात होती है कि दिल्ली में सरकार जो है मुफ्त में दे रही है लेकिन उसको कोई घाटा नहीं है, और उसको वो इसलिए क्योंकि दिल्ली छोटा स्टेट है और वहां जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज्यादा है। कमेंट है इस पे कुछ? 32 साल में पहली बार दिल्ली सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में जा रही है। रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट में जा रही है फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स। यानी शीला जी और अरविंद जी दोनों का कार्यकाल। अब हालांकि देश को ध्यान में रहे कि सरप्लस वाला झूठ बोलते थे। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि पंजाब में अपने से पैसा लगाना है, यहां केंद्र से पैसा मांग के अपने नाम पर स्कीम बेचना है। इसके पहले जो डोर स्टेप डिलीवरी थी वो भी यही था। केंद्र सरकार बार बार कह रही कि आप बजट मांगते हैं, फालतू की जगह खर्च करते हैं, फिर पैसा मांगते हैं और अरविंद जी का फोटो लगाकर उसको डाल देते हैं। ये जिस तरह का राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, इसकी लिमिटेशंस है। और आयुष्मान भारत से देश के करोड़ों लोगों को प्रतिवर्ष लाभ हो रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट है। 40% लोगों का जो बजट था हेल्थ पर वो कम हो गया। 100 रुपया लगता था तो अब 60 रुपया लगता है। इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। और देश में किसी सरकार ने ये नहीं किया, कोई सरकार कर नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे उन्होंने बोला कितना पैसा, वो 1 करोड़ तक बोल गए। और अभी मैं देख रहा हूं कि कोई संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, किसी बच्चे का वो 10 करोड़ का इंजेक्शन बता रहे हैं, उसके लिए वो किसी एनजीओ को कह रहे हैं कि उसको पैसा दे दीजिए, मैंने भी 1 लाख दिया है। अब मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। वो करने की और ये किसी के लिए भी ठीक नहीं कि किसी राज्य में किसी को मतलब इलाज में आगे बढ़ एक महाराष्ट्र की खबर, 70 लाख लाभार्थी हैं। कितना? 34 करोड़ 70 लाख आयुष्मान कार्ड से जारी हुआ, जब से जारी हुआ। और 7 करोड़ 79 लाख मरीजों पर 1 लाख करोड़ रुपया सरकार जो है इसमें खर्च कर चुकी है। 74 करोड़ कितना बोले आप? 34 करोड़ 70 लाख लोग लाभ ले चुके हैं। हाँ,
मैंने लाभार्थी का लाभार्थी कार्ड नहीं है, है, ये 7 registered करोड़ है। 79 लाख 7 लोग करोड़ इसका ले चुके मरीजों पर 34 करोड़ लोग कार्ड होल्डर हैं, लाभार्थी नहीं है। 7 करोड़ 79 लाख लोगों को इसका लाभ बहुत बड़ी मिला। संख्या है। वही ना, बहुत बड़ी अरे संख्या है। राजस्थान में यही योजना कही गई थी चुनाव के पहले, अशोक गहलोत की सरकार कही कि हम 25 अरे लाख चलिए। देंगे, एक लाभार्थी नहीं बचा महाराष्ट्र पाए, में एक लाभार्थी। अब ये जनता तय करे कि भाई आपके राज्य में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जनता दबाव बनाती है तो कुछ भी हो जाता है। महाराष्ट्र में अलग किस्म का दबाव बन रहा है, बागियों का संकट हर इलेक्शन में होता है, हर किसी के सामने। अभी भी समीर जी रिपोर्ट देंगे इसकी। 2 बयान आपको सुना रहा हूं, संजय राउत जी के और चंद्रकांत बावन को लेके। उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी, ये लोग बागियों के बारे में क्या कह रहे हैं? तारीख तक विड्रॉवल का आखिरी दिन है, उससे पहले हम सब लोग बैठकर चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उनकी जो नॉमिनेशन है वो पीछे लेने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी बात हमारे लोग मानेंगे, हमें मालूम है। विद्रोह नहीं है, विद्रोह नहीं है, कई जगह 2-3 जगह फ्रेंडली फाइट है, वो हम डिक्लेयर करेंगे। क्या लग रहा है अभी समीकरण क्या बैठ रहा है? महायुति का समीकरण अच्छे से हुआ है और हम अच्छे से लड़ रहे हैं, कोई भी मनमुटाव नहीं है। कौन सबसे ज्यादा त्रस्त है बागियों से, समीर जी? देखिए सरोज जी, 7,995 लोगों ने नॉमिनेशन भरा है। अच्छा, और कल आखिरी नॉमिनेशन का दिन था, तो कल ही 5,000 लोगों ने नॉमिनेशन भरा है पूरे 288 सीटों पे। कहीं जाके तो लंबी लाइन लगी हुई है नॉमिनेशन के लिए। एक मैं देख रहा था कोई बड़ा नेता 2 मिनट से रह गया करने से। बिल्कुल अनीस अहमद। अनीस अहमद रह गया, नागपुर सेंट्रल से वो लग रहे थे, वंचित बहुजन अघाड़ी से लड़ रहे थे। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी मतलब बातचीत आखिरी में उनको 11 तौर पे फोन आ गया कांग्रेस से कि आप चुनाव मत लड़िए, तो शायद वो 2 मिनट लेट हो गए फॉर्म भरने के लिए। उन्होंने कह दिया कि मैं पहुंच नहीं पाया धीमे भरने के चल लिए। दिए। धीमे चल दिए, उनकी बात हो गई, फोन पे बात करते हुए जा रहे थे। अच्छा, ये भी बागी पर थे, बात करने कांग्रेस मुझे के लगा रहे। ऑफिशियल कैंडिडेट। नहीं, वंचित बहुजन अघाड़ी से लड़ रहे थे, कांग्रेस के मंत्री रहे, बड़े नेता रहे, उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे अनीस फोन अहमद। पर बात करने में टाइम लग गया होगा ना। अभी तक अगर देखोगे तो आप सभी पार्टियों के अंदर मतलब ये आप मान के चलिए कि 288 विधानसभा सीटों में से 70% विधानसभा ऐसी है जहां पर बागी कोई ना कोई खड़ा हुआ है। अच्छा, कई जगह जिलाध्यक्ष ने फॉर्म भर दिया, कहीं कहा किसी ने कह दिया है, कहीं 20% सीटें तो ऐसी है जहां शिवसेना कह रही है कि भाई हमारे बॉस का फोन आ गया था फॉर्म भरना है, वो कह रहे कांग्रेस का हमको फोन आ गया था। अब ये 4 तारीख के पहले बैठ के सेटलमेंट होगा और कांग्रेस को तो कमेटी बनानी पड़ी है। नहीं, फॉर्म और सिंबल तो किसी एक को ही दिया होगा पार्टी ने। फॉर्म तो भर दिया, उन्होंने कहा मैं सिंबल तो मिल जाएगा, हम देखेंगे क्या करना है अभी। नहीं, कई बार और ऐसा भी होता है कि ये बागी स्थिति हो गई कहना कि नहीं कांग्रेस होता। इसमें थोड़ा सा एक समझने की बात है टेक्निकल, कि बागी नहीं होते वो लोग। बहुत सारे लोग भर देते हैं, कई बार होता है कि एक कैंडिडेट का रिजेक्ट हो गया, नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, कुछ हो गया, 4 तो उस तरह से हैं? 4 नवंबर तो को 4 नवंबर को जब वापसी होगी लेने तब की आपको कांग्रेस को तस्वीर साफ हो जाएगी। पहली इसलिए बार मतलब युवा है कि हमेशा कांग्रेस सबको को बागी कमेटी मानना बनानी भी पड़ी है नहीं इसके लिए। बहुत सारे लोग भर किस देते किस हैं, को कि विड्रॉ पता करवाना, नहीं इतने कहीं ज्यादा हो लोगों ने जाता फॉर्म कहीं भर दिया है कि 288 सीटों पे शार्ट आउट करने के लिए कांग्रेस को कमेटी बनानी झारखंड में पड़ी मैं है। देख रहा था, बीजेपी झारखंड में खबर छपी कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांग्रेस को कोई बागी हो गया कोई बात नहीं। बीजेपी ने 2 लोगों को, हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, इतने बड़े नेता, दोनों की ड्यूटी यही लगा रखी है, जाओ मनाओ सबको, घर घर जाके मनाओ, घर जाके भी मन नहीं मानते तो हमारी फोन पे बात कराओ, इस हद तक है। और अब देखिए इसमें नुकसान किसका होता है ज्यादा। हरियाणा में देख चुके हैं कांग्रेस को कितना भारी पड़ गया नहीं, तो ये था। राजनीतिक समझदारी है, आप इसको उस तरह से मत देखना। मतलब अपने लोगों को मनाना, इसमें क्या बुरी बात है? मनाना ही चाहिए इनको तो, पार्टियों को।